देखते हैं अगस्त माह का करंट अफेयर्स। भारत में पहली बार नेशनल स्पेस डे कब मनाया? 23 अगस्त 2024 को। 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की स्मृति में मनाया गया। नेशनल स्पेस डे का थीम क्या था? नेशनल स्पेस डे का थीम था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। नेशनल स्पेस डे का थीम था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। सरकार ने इस वर्ष 1 महीने तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की थी जिसका थीम था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। PIB का स्रोत है ये। भारत और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कब हुआ? ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो होता है ना, ये होता है 20 अगस्त 2024 को होता है। तीसरा इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टर डायलॉग नई दिल्ली में 20 अगस्त 2024 को होता है। प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित भारत यूक्रेन संयुक्त बयान कब जारी किया गया? 23 अगस्त 2024 को भारत यूक्रेन संयुक्त बयान जारी किया गया। यह बयान प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा के दौरान जारी किया गया PIB से। अगस्त 2024 में भारत की अधिकतम विद्युत मांग कितनी रिकॉर्ड में की गई? विद्युत रिकॉर्ड 250 गीगावाट। अगस्त 2024 में भारत की अधिकतम विद्युत मांग कितनी रिकॉर्ड की गई? 250 गीगावाट। अगस्त 2024 में भारत की अधिकतम विद्युत मांग 250 गीगावाट। भारत में सार्वजनिक अधिकतम विद्युत मांग 250 गीगावाट दर्ज की गई है। 5 ईयर 2023-24 में भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? ये 1395 किलोवाट, लगभग 1395 किलोवाट। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2023-24 में 1395 किलोवाट। स्पष्टीकरण 2013-14 के 957 किलोवाट से लगभग 45.8% अधिक है। 2013-14 के 957 किलोवाट से लगभग 45.8% अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया जापान 2+2 डायलॉग किन दो मंत्रालयों के बीच हुआ? ये विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ है। यह संवाद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा जापान समकक्षों के साथ आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की उपलब्धि अगस्त 2024 तक किन क्षेत्रों में हासिल हुई है? यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की उपलब्धि अगस्त 2024 तक किन क्षेत्रों में हासिल हुई है? ऐसी पूरे देश में हुई है। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की उपलब्धि अगस्त 2024 तक ना किन क्षेत्रों में हासिल हुई है? ऐसी पूरे देश में यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की उपलब्धि अगस्त 2024 तक हासिल हो गई है। ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्रों में घरों और गांवों को बिजली से जोड़ना ये सुनिश्चित किया गया है। ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्रों में घरों गांवों को बिजली से जोड़ना सुनिश्चित किया गया है। भारत में 2024 में नेशनल टीचर्स डे अवार्ड वितरण समारोह कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। नेशनल टीचर्स अवार्ड वितरण समारोह। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का समारोह नई दिल्ली में हुआ।
जहां राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में हुआ है, जहां राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न, मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय की पहल है? मिशन वात्सल्य अगस्त 2024 में पुनरावलोकन हुआ। मिशन वात्सल्य तो वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यह मिशन बाल अधिकारों कल्याण पर केंद्रित है। परसीवर्ड उल्का बौछार किस धूमकेतु के मलबे से उत्पन्न होती है? ये स्विफ्ट टटल से। जो परसीवर्ड उल्का बौछार है ना, ये किस धूमकेतु के मलबे से उत्पन्न होती है? स्विफ्ट टटल से होती है। परसीवर्ड उल्का बौछार हर वर्ष जुलाई अगस्त में होती है। 2024 में यह 1 से 13 अगस्त को चरम पर पहुंची थी। इसका स्रोत धूमकेतु स्विफ्ट टटल है, जिसकी कक्षा पूरी करने में 133 वर्ष लगते हैं। नाम परसी नक्षत्र में लिया गया है। उल्काओं को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में IPC की किस धारा का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है? धारा 377। भारतीय न्याय संहिता में IPC की किस धारा का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है? धारा 377। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में IPC की किस धारा का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है? यह धारा 377। ये भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में जो लाया गया IPC की किस धारा का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है? IPC की किस धारा का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है? धारा 377 प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है। BNS ने जुलाई 2024 से IPC को प्रतिस्थापित किया। इसमें 377 जो अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध मानना का प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सहमति आधारित समलैंगिकता को अपराध मुक्त किया है। 2018 में सहमति आधारित समलैंगिकता को अपराध मुक्त किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस युग पर चिंता जताई है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है ये जन्म मृत्यु का डिजिटली पंजीकरण है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पोर्टल जन्म मृत्यु का डिजिटल पंजीकरण है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लागू किया गया। 1 अक्टूबर 2023 से अनिवार्य है। प्रमाण पत्र NPR, राशन कार्ड, मतदाता सूची आदि से एकीकृत है। तकनीकी समस्याओं से कई राज्यों को कठिनाई हुई है। प्रमाण पत्र PNR, राशन कार्ड, मतदाता सूची आदि से एकीकृत है। तकनीकी समस्याओं से कई राज्यों को कठिनाई हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार शुक्राणु अंडाणु दाताओं को बच्चे पर किस प्रकार का अधिकार होता है? कोई अधिकार नहीं होता। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार शुक्राणु अंडाणु दाताओं को बच्चे पर किस प्रकार कोई अधिकार नहीं होता। शुक्राणु अंडाणु दाताओं का ना बच्चों पर कोई अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने कहा शुक्राणु अंडाणु दाताओं का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। सर्वगेसी विनियमन अधिनियम 2021 से लागू। केवल परोपकारी सर्वगेसी मान्य है और वाणिज्यिक नहीं। सर्वगेसी के लिए इच्छित दंपति को 5 वर्ष विवाहित होना अनिवार्य है। PM प्रणाम योजना का उद्देश्य है। PM प्रणाम
मृदा संरक्षण व संतुलित उर्वरक उपयोग है। मृदा संरक्षण व संतुलित उर्वरक प्रयोग पीएम प्रणाम 2023-24 के बजट में घोषणा राज्यों को रासायनिक उर्वरक उपयोग घटाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बचत का 50% राज्यों को अनुदान के रूप में। उद्देश्य है जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा। जियो पारसी योजना किससे संबंधित है? ये तो पारसियों से संबंधित है। पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या बढ़ाने के लिए 2013-14 से लागू अब तक 400 से अधिक बच्चों को सहायता और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल आर्थिक सहयोग शामिल है। तरंग शक्ति अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया जाता है? तरंग शक्ति जो है ना, तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना। तरंग देखिए वायु की तरह, वायु में ही तरंग चाहता है ना। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायु अभ्यास प्रथम चरण 6 से 14 अगस्त 2024 सुलूर तमिलनाडु। दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर 2024 जोधपुर। LCA तेजस LCH सरंग टीम शामिल है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सिलिनेक्स है। मित्र शक्ति है। भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति। 10वां संस्करण 2024 में श्रीलंका के बावरुनिया में आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित है। भारत श्रीलंका की रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है। मित्र शक्ति श्रीलंका भारत। नवरोज त्यौहार को भारत में किस नाम से जाना जाता है? नवरोज त्यौहार को भारत में जामशेद नवरोज। नवरोज त्यौहार को जामशेद नवरोज पारसी समुदाय का नया वर्ष है। 2024 में 16 अगस्त को मनाया गया। मूल रूप से प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ। 2016 में यूनेस्को की अमूर्त और सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS किस तकनीक पर आधारित है? राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS किस तकनीक पर आधारित है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। AI आधारित फसल सुरक्षा प्रणाली किसान मोबाइल से फ़ोटो अपलोड कर विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं। AI आधारित फसल सुरक्षा प्रणाली किसान मोबाइल से फ़ोटो अपलोड कर विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना उद्देश्य है। 140 मिलियन किसानों तक पहुंचने की संभावना है। WHO ने 2024 में किस रोग को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? मंकी पॉक्स को DRC व अन्य 10 अफ्रीकी देशों में प्रसार नया क्लैड 1B वेरिएंट मुख्यतः यौन संपर्क से फैलता है। PHEIC IHR 2005 के तहत उच्चतम चेतावनी का स्तर है। कोविड-19 के KP1 और KP2 वेरिएंट किस समूह से संबंधित है? कोविड-19 के KP1 और KP2 वेरिएंट किस समूह से संबंधित है? फ्लीट
FLIRT फ्लड से संबंधित है। कोविड-19 के KP.1 और KP.2 वेरिएंट किस से संबंधित है? फ्लड से, FLIRT से फ्लड। जेन 1 ओमिक्रॉन से विकसित। फ्लड जो है ना, कोविड-19 के KP.1 और KP.2 वेरिएंट किस से संबंधित है? फ्लड से संबंधित है। JN.1 ओमिक्रॉन से विकसित है। KP.2 को WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में रखा गया। लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था? 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी में है ना 15, वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न मिला था। 25 दिसंबर 2024 को ग्वालियर, अच्छा ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर 2024 को। क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय रहे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय रहे। 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1994 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिला। 2015 में भारत रत्न। कैटेस्ट्रॉफी ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैटेस्ट्रॉफी ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपदा जोखिम से निपटने के लिए वित्त जुटाना है। कैटेस्ट्रॉफी बांड आपदा जोखिम से निपटने के लिए वित्त जुटाना। आपदा बांड उच्च रिटर्न देते हैं, परंतु आपदा होने पर मूलधन से हानि की भरपाई होती है। प्रायः बीमा कंपनियां सरकारें जारी करती हैं। भविष्य प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? भविष्य प्लेटफॉर्म ये पेंशन प्रोसेसिंग से संबंधित है। भविष्य प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? पेंशन प्रोसेसिंग से। केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर 99 मंत्रालय इससे जुड़े हैं और NESDA 2021 में तीसरा स्थान मिला। समय सीमा आधारित पारदर्शी प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समझौता का उद्देश्य ये आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा साझा करना है। आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान डेटा साझा करना। यह समझौता 2017 में लागू हुआ। भारत में भी आर्कटिक परिषद का ऑब्जर्वर है। भारत भी आर्कटिक परिषद का ऑब्जर्वर है। आर्कटिक परिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर अध्ययन इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ये गुड़गांव में है। अंतर्राष्ट्रीय ISC गठन 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन से। उद्देश्य 121 उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। भारत और फ्रांस ने मिलकर पहल की। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA का शुभारंभ भारत में कब हुआ? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA का शुभारंभ G20 शिखर सम्मेलन 2023। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA का शुभारंभ भारत में कब हुआ? G20 शिखर सम्मेलन 2023। भारत, USA और ब्राज़ील ने मिलकर GBA की शुरुआत की। भारत, USA और ब्राज़ील ने मिलकर GBA की शुरुआत की। फ्यूल्स
इसका उद्देश्य बायोफ्यूल्स उत्पादन व उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन। बायोफ्यूल्स उत्पादन व उपयोग को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन यह हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? समुद्र तट की पर्यावरणीय गुणवत्ता। ब्लू फ्लैग जो है ना, समुद्र तट की पर्यावरणीय गुणवत्ता है। यह प्रमाण डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन देती है। भारत के कई बीच जैसे उड़ीसा का पुरी बीच, गुजरात का शिवराजपुरी बीच को यह मिल चुका है। मानक जल गुणवत्ता, पर्यावरण, शिक्षा और सुरक्षा और सेवाएं हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह कार्यक्रम 2023 में शुरू हुआ। पर्यावरणीय संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाते हैं, जिसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन जैसे कार्य शामिल हैं। शक्ति योजना किससे संबंधित है? शक्ति योजना ऊर्जा आपूर्ति संबंधित है। शक्ति योजना 2017 में लॉन्च किया गया था। शक्ति योजना, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन कंपनियों को पारदर्शी तरीके से कोयला उपलब्ध कराना है। यह डिस्कॉम है और बिजली उपभोक्ताओं को स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य है पशु व मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को। वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य पशु व मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को समन्वित रूप से देखना है। पशु व मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को समन्वित रूप से देखना है। पशु व मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को समन्वित रूप से देखना है। पशु व मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को संबंधित रूप से देखना है। हो की पहल भारत भी सबसे जुड़ा हुआ है। हो की पहल भारत भी इससे जुड़ा हुआ है। कोविड-19 और जूनोटिक बीमारियों के बढ़ते खतरे से प्रेरित। उद्देश्य क्या है? मानव, पशु, पर्यावरण, स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण है। मानव, पशु, पर्यावरण, स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण। गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये गोबर से ऊर्जा, जैविक खाद, ये सब। गोबर से ऊर्जा, जैविक खाद उत्पादन ये गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत लागू किया गया ये, और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन क्षेत्र से जुड़ा है? यूरोपीय संघ, EU। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यूरोपीय संघ, EU से जुड़ा हुआ है।
यह कार्बन उत्सर्जन आधारित कर प्रणाली है, 2026 से पूरी तरह लागू होगी। इसका असर भारत के इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात पर पड़ेगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से जुड़े हैं? यूरोपीय संघ है ईयू। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ ईयू, यह कार्बन उत्सर्जन आधारित प्रणाली है, 2026 से पूरी तरह लागू होगी और इसका असर भारत के इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात पर पड़ेगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की शुरुआत किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा 2021 में शुरू किया गया। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नीति आयोग द्वारा 2021 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के प्रभुत्व को संतुलित करना है। यह ओपन सोर्स नेटवर्क पर आधारित है। भारत में पहली बार स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में संस्थापित की जा रही है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत में पहली बार स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में? उत्तराखंड में। इसरो ने इसे उत्तराखंड के सतीश धवन सेंटर उधम सिंह नगर में स्थापित करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे और उपग्रह गतिविधियों पर नज़र रखना है। भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO में भारत को हाल में किस श्रेणी में पुनः चुना गया? श्रेणी B में। IMO में कुल 3 श्रेणियां होती है, A, B, C। IMO में कुल 3 श्रेणियां होती हैं, A, B, C। भारत श्रेणी बी में है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में अहम योगदान देने वाले देश शामिल हैं। यह भारत की समुद्री ताकत को दर्शाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में ईरान के रामसर सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई। भारत में 91 रामसर स्थल हैं। सौर पार्क योजना का लक्ष्य क्या है? सौर पार्क योजना का लक्ष्य है 40 गीगावाट सौर क्षमता। मनरेगा MNRE द्वारा 2014 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर पार्कों की स्थापना करना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसमें अग्रणी राज्य हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड में जोड़ना है। भारत नेट सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम, इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है। 2025 तक सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य है। क्लीन एयर इंडिया पहल किस देश के सहयोग से शुरू हुआ? क्लीन एयर इंडिया पहल नीदरलैंड के सहयोग से 2017 में भारत और नीदरलैंड के बीच शुरू हुआ। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करना है, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय गंगा परिषद NGC की अध्यक्षता कौन करता है?
राष्ट्रीय गंगा परिषद एनजीसी की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रीय गंगा परिषद एनजीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री। एनजीसी की स्थापना गंगा नदी के संरक्षण हेतु की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम इसी परिषद की निगरानी में है। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। भारत के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल है। 1981 में पूरा किया गया। एविएशन डेवलपमेंट बैंक एडीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एविएशन डेवलपमेंट बैंक एडीएम का मुख्यालय मनीला में है। एविएशन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। 1966 में स्थापना हुई। इसमें 68 सदस्य देश हैं। एडीबी के संस्थापक सदस्यों में शामिल भारत भी है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की। युवाओं को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध करवाना। भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इससे जुड़ी हुई है। भारत में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से जुड़ी हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। विश्व जनसंख्या 2024 की थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को नियंत्रित और प्रबंधित करने पर जागरूकता फैलाई जाती है। 2024 की थीम लिंग समानता और सतत विकास पर केंद्रित रही। हिग्स बोसॉन कण की खोज किस वर्ष घोषित हुई थी? हिग्स बोसॉन कण की खोज किस वर्ष से घोषित हुई? हिग्स बोसॉन कण की खोज किस वर्ष से घोषित हुई थी? हिग्स बोसॉन 2012 में। हिग्स बोसॉन 2012 में। हिग्स बोसॉन 2012 में है। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। CERN के लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर में खोजा जाता है। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। CERN के लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर में खोजा गया है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोसॉन का नाम पड़ा। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोसॉन पड़ा था। विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज महासंघ लुसाने स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष अर्काडी दवोरकुच। वर्तमान अध्यक्ष जो है ना विश्व शतरंज महासंघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्काडी दोरकोविच हैं। और भारत से विश्वनाथन आनंद फीडे डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए हैं।
फीडे का डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए विश्वनाथन आनंद। कस्तूरी मृग को भारत में किस राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया है? ये उत्तराखंड ने घोषित किया है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग को राज्य पशु कौन घोषित किया है? उत्तराखंड ने। यह दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति का है, हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में आता है। बेल्लारी का हॉस्पिट बांध किस नाम से जाना जाता है? बेल्लारी का हॉस्पिट बांध किस नाम से जाना जाता है? बेल्लारी का हॉस्पिट बांध किस नाम से जाना जाता है? बेल्लारी का हॉस्पिट बांध ये तुंगभद्रा में, बेल्लारी का हॉस्पिट बांध तुंगभद्रा में। कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा नदी पर निर्मित जो कृष्णा नदी की सहायक है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित जो कृष्णा नदी की सहायक है। बेल्लारी का हॉस्पिट बांध किस नाम से जाना जाता है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा में स्थित है तुंगभद्रा नदी पर निर्मित जो कृष्णा नदी की सहायक है। सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का लियो में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियो में, लियो फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियो फ्रांस में। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियो फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है ना, इंटरपोल की स्थापना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1923 में हुई है। 195 देशों की सदस्यता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। 195 देशों की सदस्यता दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है ये। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियो फ्रांस में। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1923 में हुई है। 195 देशों की सदस्यता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ मनाई जाती है। इसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है। 2024 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का मुख्य कार्य क्या है? लेखा मानकों की निगरानी करना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण लेखा मानकों की निगरानी है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण 2018 में स्थापित हुआ था और यह ICAI से स्वतंत्र नियामक संस्था है। उद्देश्य पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एस्टोराड 2024 PT5 का हाल ही में किस श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है? एस्टोराड 2024 PT5 का वर्गीकरण ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। नासा ने इसे संभावित रूप से पृथ्वी के समीप आने वाला पिंड बताया है। न्यू वाइज टेलीस्कोप से ट्रैक किया गया है। पृथ्वी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है।
1915 में इसी दिन गांधी अफ्रीका से आए थे। 2003 से मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता दी जाती है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में गेट से विकसित हुआ। 166 सदस्य देश हैं। वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को 1919 में भारतीय जहाज SS लॉयल्टी ने इंग्लैंड के लिए पहली यात्रा किया था। इसी की स्मृति में हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 थी हमारा सागर, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व भारत में कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व भारत में कहाँ है? लद्दाख में है इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व। हानले लद्दाख को 2022 में डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। उद्देश्य रात के आकाश की स्वच्छता और खगोलीय अनुसंधान। यह भारत का पहला ऐसा रिजर्व है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की स्थापना वर्षगांठ। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। डाक सेवाओं के महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान NIBSM कहाँ है? राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर में है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर में है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ है? रायपुर में है। ICAR के अंतर्गत कार्यरत फसलों में जैविक तनाव जैसे कीट रोग सूखा प्रबंधन पर अनुसंधान। किसानों को सतत कृषि तकनीकी प्रदान करना उद्देश्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं? पेरिस में 32 खेल शामिल हुए थे। 35 खेल पेरिस में ओलंपिक 2024 में ना, पेरिस में 35 खेल। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 35 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। इसमें ब्रेक डांस को पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में जोड़ा गया। ब्रेक डांस को पहली बार ओलंपिक खेल के लिए जोड़ा गया है। ब्रेक डांस को इसमें ब्रेकडाउन को पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में जोड़ा गया। इसमें ब्रेक डांस को पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में जोड़ा गया। पेरिस ओलंपिक की खासियत यह भी रही कि इसमें लिंग समानता को प्राथमिकता दी गई। पुरुष और महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग समान रही। पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कई स्टेडियम अस्थायी या पुनः उपयोग योग्य बनाए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है वक्फ का?
तो इसमें वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्टर बनाने का प्रावधान किया गया है। विवादित संपत्तियों पर पारदर्शी निपटान तंत्र बनाया गया। इससे समुदाय की संपत्तियों की बेहतर निगरानी होगी और अनियमितता पर रोक लगेगी। नागालैंड देश का पहला राज्य बना जिसने किस व्यवस्था को लागू किया? नागालैंड देश का पहला राज्य बना जिसने किस व्यवस्था को लागू किया? नागालैंड जो है ना, ये DRTPS को, डिजिटल राइट्स ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी, नागालैंड ने DRTPS डिजिटल राइट्स ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टीज लागू किया। इससे संपत्ति हस्तांतरण पूरी तरह डिजिटल हो गया। धोखाधड़ी से बच जाएंगे, भूमि विवाद से निपटारा मिलेगा। यह भारत के अन्य राज्यों के लिए मॉडल है। नागालैंड का गतिशक्ति विश्वविद्यालय में किस क्षेत्र से जुड़ा नया प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो ये विमानन कार्य प्रशिक्षण से संबंधित गतिशक्ति विश्वविद्यालय गुजरात स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम शुरू किया गया। उद्देश्य भारत को विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ से प्रशिक्षित युवाओं को हवाई अड्डा प्रबंधन, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय गति शक्ति योजना से जुड़ा है जो बहुआयामी अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन 5 अगस्त 2024 नई दिल्ली में किसके द्वारा हुआ है? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के द्वारा हुआ है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा हुआ? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन, ये राष्ट्रपति महिला आयोग की अध्यक्षता में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से सोमवार को अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी है। फिजी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? फिजी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया? ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑर्डर ऑफ फिजी दिया। ऑर्डर ऑफ फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सब तो जानते हैं। आगे अंग प्रत्यारोपण हेतु नई राष्ट्रीय गाइडलाइन कब जारी की गई? अंग प्रत्यारोपण हेतु नई राष्ट्रीय गाइडलाइन ये अगस्त 2024 में किया गया। अंग प्रत्यारोपण हेतु नई राष्ट्रीय गाइडलाइन अगस्त 2024 में। नई गाइडलाइन में पारदर्शी अंग आवंटन प्रणाली को लागू किया गया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP को मजबूत किया गया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री और ट्रैकिंग सिस्टम से दान प्रक्रिया को और आसान हुई। चंद्रमा पर पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर किस भौगोलिक संरचना का नाम रखा गया है? चंद्रमा पर पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर किस भौगोलिक संरचना का नाम रखा गया है? चंद्रमा पर पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर किस भौगोलिक संरचना का नाम रखा गया है? एक क्रेटर। चंद्रमा पर पासंग ल्यामू शेरपा के नाम पर किस भौगोलिक संरचना का नाम रखा गया है? क्रेटर। प्यासंग ल्यामू शेरपा नेपाल की पहली महिला थी। पासंग ल्यामू शेरपा नेपाल की पहली महिला थी।
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनके योगदान के सम्मान में चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनके योगदान के सम्मान में चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम उनके सम्मान पर रखा गया है। यह नामकरण महिलाओं के योगदान को खगोल विज्ञान और खोज अभियान में मान्यता देता है। राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में शुरू हुई है? राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में शुरू किया गया है? राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में शुरू हुई? लखनऊ में। राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में शुरू हुई? लखनऊ में नहीं, ये मेरठ में हुआ है। इस सड़क में ग्रीन कॉरिडोर तकनीक का उपयोग किया गया है। यह सड़क वर्षा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुविधा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सतत अवसंरचना विकास करना है। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHU-1 किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो ये जो है ना, ये स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के सहयोग से बनाया गया रूमी वन स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप। यह हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। 100% पायरोटेक्निक मुक्त और इसे मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया है। इसने छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित कर लो कॉस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमता दिखाई है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे भारतीय जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। विज्ञान पुरस्कारों का उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। भारत का पहला नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? ये दिल्ली IGI है। भारत का पहला नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा दिल्ली IGI एयरपोर्ट ने कार्बन प्रत्यायन एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम में लेवल 5 नेट जीरो प्रमाण पत्र जारी किया। IGI एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन ACA कार्यक्रम में लेवल 5 नेट जीरो प्रमाणन प्राप्त किया है। IGI एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन ACA कार्यक्रम में लेवल 5 नेट जीरो प्रमाणन प्राप्त किया है। इसमें सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित इमारतों का उपयोग बढ़ाया गया है। यह एशिया का पहला हवाई अड्डा है जिसने यह उपलब्धि हासिल किया है। सत्यप्रकाश सांगवान को किस मिशन के लिए नियुक्त किया गया है? सत्यप्रकाश सांगवान को ये ओलंपिक मिशन 2024 में हुए चीफ डी मिशन ओलंपिक मिशन 2024। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। चीफ डी मिशन पूरे दल का नेतृत्व करता है, प्रबंधन करता है।
3 पोर्टलों का शुभारंभ अगस्त 2024 में हुआ था। ये प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत, DPR, ये सब जो है अगस्त 2024 में। चेन्नई में किस प्रकार का नया केंद्र स्थापित किया गया है? चेन्नई में किस प्रकार का नया केंद्र स्थापित किया गया है? चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। चेन्नई में किस प्रकार का नया केंद्र स्थापित किया गया है? समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। यह केंद्र भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्री दुर्घटनाओं में तुरंत प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों को समन्वित करना। इससे भारतीय महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव DRDO के द्वारा। गौरव बम भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सकता है और यह लक्ष्य को सटीकता से भेज सकता है। यह तकनीकी भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। कुपोषण एनीमिया को दूर करने के लिए। कृषि निर्णय सहायता हेतु किस डिजिटल मंच का शुभारंभ किया गया है? डिजिटल भूस्थानिक मंच का किया गया। कृषि निर्णय सहायता हेतु किस डिजिटल मंच का शुभारंभ किया गया है? डिजिटल भूस्थानिक मंच का। यह मंच भी किसानों में भूस्थानिक डेटा और रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे बीज बोने, सिंचाई और उर्वरक उपयोग संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह कृषि में प्रिसीजन फार्मिंग की दिशा में है। अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह प्रक्षेपण किया है? EOSat। अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह प्रक्षेपित किया है? EOSat। अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह प्रक्षेपित किया है? EOSat। EOSat एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका उपग्रह कृषि, वानिकी, खनन और जलवायु निगरानी के लिए किया जाएगा। यह इसरो के छोटे उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम का हिस्सा है। ये इसरो के छोटे उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रधान आवास योजना शहरी PMAY 2.0 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आवास विकास, शहरी गरीबों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराना है। शहरी गरीबों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का। शहरी आवास योजना 2.0 का लक्ष्य 2025 तक किफ़ायती शहरी आवास उपलब्ध कराना है और बुनियादी सेवाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, ये सब यह हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का हिस्सा है। अगस्त 2024 में दिवंगत व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्र पहचान से सम्मिलित कीजिए। एक तीन तो जो नटवर सिंह है ना, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री हैं। B का 1 है पीटर मार्शल जो है, ये हॉलीवुड स्क्वैश के लोकप्रिय होस्ट हैं। और C का 4 है मारिया ब्रान्यास मोरा जो है, ये
विश्व की सबसे अधिक आय की जीवित व्यक्ति हैं। और ईसा हयातू जो है ना, ये अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री व वरिष्ठ राजनयिक है। पीटर मार्शल अमेरिकी टीवी व्यक्तित्व, हॉलीवुड स्क्वायर शो के होस्ट हैं। मारिया ब्रान्यास मोरा 117 वर्ष की उम्र के हैं। निधन विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला हैं। ईसा हयातू ACAF अफ्रीकन फुटबॉल के पूर्व अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी प्रमुख पहचान से मिलाइए। राम नारायण अग्रवाल, नबील इलरबी, इलेन दिलो और वाली इमोस। ये सब जो है ना, एक 4 है। जो राम नारायण अग्रवाल हैं ये अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के हैं। और नबील इलआरबी जो हैं ये फेमस एमोस कुकी ब्रांड के संस्थापक हैं। बी के 3 हैं। नबील इलअरबी जो है ना, ये अरबी लीग के पूर्व महासचिव, मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री हैं। सी का 1 है। इलेन दिलो ये फ्रांसीसी अभिनेता ले समोरिया आदि हैं। और डी के 2 है। वाली एमोस, ये फेमस एमोस कुकी ब्रांड के संस्थापक हैं। राम नारायण अग्रवाल DRDO वैज्ञानिक फादर ऑफ अग्नि कहे जाते हैं। राम नारायण अग्रवाल DRDO वैज्ञानिक हैं, फादर ऑफ अग्नि कहे जाते हैं। और नबील इलअरबी मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री, अरब लीग के पूर्व महासचिव हैं। एलेन दिलो ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेता हैं। वाली इमोस ये अमेरिकी उद्यमी फेमस एमोस कुकी ब्रांड के संस्थापक हैं। अगस्त 2024 में दिवंगत व्यक्तियों को उपयुक्त परिचय से मिलाइए। MG नूरानी जो है 1-3 है। भारतीय संवैधानिक विद्वान और लेखक है AG नूरानी। और बी का 4 है। स्वेन गोरान एरिक्सन जो है ये स्वीडन के फुटबॉल कोच, इंग्लैंड टीम के पहले विदेशी मुख्य कोच हैं। सी के 1 है। जॉन लैंसिंग NPR अमेरिकी पब्लिक रेडियो के CEO हैं। D2 रोवेना जैक्सन न्यूजीलैंड प्राइमा बैलेरिना है। AG नूरानी भारत के प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ लेखक हैं। स्वेन गोरान एरिक्सन इंग्लैंड के फुटबॉल टीम के कोच हैं। जॉन लैंसिंग PNR अमेरिका के CEO हैं। और रोवेना जैक्सन न्यूजीलैंड की जानी मानी बैलेरिना। व्यक्तियों को उनके क्षेत्र ख्याति से सुमेलित करें। व्यक्तियों को उनके क्षेत्र ख्याति से सुमेलित करें। रसेल एटकिंस, बिल पास्केल जूनियर, मॉरिस विलियम्स। यहाँ देख लेते हैं। रसेल एटकिंस जो है ना अमेरिका के कवि व संगीतकार, अवागार्द धारा के प्रमुख लेखक हैं। बिल पास्केल जूनियर अमेरिका के न्यू जर्सी से लंबे समय तक डेमोक्रेट सांसद हैं। मॉरिस विलियम्स अमेरिकी गायक, हिट गीत स्टेज से प्रसिद्ध हैं।
बिल पास्केल जूनियर अमेरिका के न्यू जर्सी से लंबे समय तक डेमोक्रेट सांसद हैं। बिल पास्केल जूनियर अमेरिका के न्यू जर्सी से लंबे समय तक डेमोक्रेट सांसद हैं। मॉरिशस विलियम्स अमेरिकी गायक हैं, हिट गीत स्टेज से प्रसिद्ध हैं। जो मॉरिस विलियम्स है ना, अमेरिकी गायक है, हिट गीत स्टेज प्रसिद्ध हैं। तसुंग डाओ ली 1957 में नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी हैं। ये सम्मेलन करना है। देखिए, जेमे बोटिन जो है ना स्पेनिश बैंकर हैं और बैंक इंटर के पूर्व चेयरमैन हैं। फिल डोहेनमू जो है अमेरिका टॉक शो पायनियर फिल डोनाउ शो के होस्ट हैं। फिल डोनाउ सुसान वोजेस्की पूर्व सीईओ यूट्यूब और गूगल के प्रमुख टेक सक्सेस हैं। टिमोथी डडली स्मिथ ये एंजेलिकन परंपरा के प्रमुख भजन लेखक और बिशप हैं। टिमोथी डडली स्मिथ। अगस्त 2024 में चर्चित पुस्तकों को उनके लड़कों से सम्मिलित करें। अगस्त 2024 में चर्चित पुस्तकों को उनके लेखकों से सम्मिलित करें। अगस्त 2024 में चर्चित पुस्तकों को उनके लेखकों से सम्मिलित करें। द इंडियन स्टोरी मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। द इंडियन स्टोरी मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी। ब्रेकिंग बैरियर्स। अगस्त 2024 में चर्चित पुस्तकों को उनके लेखकों से सम्मिलित हैं। द इंडियन स्टोरी मोदी। सीधे देख लेते हैं इधर। द इंडियन स्टोरी बिमल जालान की पुस्तक है। द इंडियन स्टोरी बिमल जालान की पुस्तक है। मोदी @20 ब्लू कॉफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित है। मोदी @20 ब्लू कॉफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित है। ब्रेकिंग बैरियर IAS अधिकारी काकी माधव राव की आत्मकथा है। ब्रेकिंग बैरियर IAS अधिकारी काकी माधव राव की आत्मकथा है। द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो का दार्शनिक ग्रंथ है। द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो दार्शनिक ग्रंथ है। अगस्त 2024 में चर्चित पुस्तकों को उनके विषय से सम्मिलित करें। यहाँ से द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया भारतीय डाक तंत्र पर ऐतिहासिक विवरण है। कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास की पुस्तक है। ब्रिटिश और भारत के शुरुआती संबंधों पर है कोर्टिंग इंडिया। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की आत्मकथा है। ब्रेविंग द वेव्स केविन बॉयल की है। ब्रेविंग द वेव्स केविन बॉयल की है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक विजेताओं को उनके खेल से सम्मिलित करें। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीते थे और मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीती थी मनु भाकर। स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल में कांस्य जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक। 2024 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विजेताओं को सम्मिलित करें। दो 2024 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विजेताओं को सम्मिलित करें। विंबलडन पुरुष। विंबलडन पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज। विंबलडन पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज। विंबलडन महिला एकल बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन पुरुष एकल कौन जीता था? कार्लोस अल्कराज जीते थे विंबलडन पुरुष एकल। विंबलडन महिला एकल कौन जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा जीती। फ्रेंच ओपन पुरस्कार कौन जीता? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज जीते हैं और फ्रेंच ओपन महिला एकल ईगा स्वियातेक। तो विंबलडन पुरुष एकल और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल ये दोनों कार्लोस अल्कराज जीते हैं, विंबलडन और फ्रेंच। और जबकि विंबलडन महिला बारबोरा, विंबलडन महिलाओं में ना विंबलडन बारबोरा, बस विंबलडन वैसे बारबोरा क्रेजिकोवा और फ्रेंच ओपन महिला जीती ईगा स्वियातेक। यहाँ मिलाने के लिए दे दिया है। कोपा अमेरिका 2024 अर्जेंटीना जीता। कोपा अमेरिका 2024 अर्जेंटीना जीता। कोपा अमेरिका 2024 अर्जेंटीना जीता। और फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 DPR कोरिया विजेता बना। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 DPR कोरिया विजेता बना। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 दक्षिण कोरिया विजेता बना। महिला हॉकी एशिया कप 2022 जापान जीता। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 दक्षिण कोरिया जीता। महिला हॉकी एशिया कप 2022 जापान जीता। अगस्त 2022 में MSME क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? अगस्त 2024 में MSME क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे? US स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगस्त 2024 में MSME क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे? US स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगस्त 2024 में MSME क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? US स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
अगस्त 2024 में एमएससी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई और अमेरिका की एसबीए के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य एमएसएमई सहयोग, जानकारी, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का आदान प्रदान एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 10 अगस्त 2024 को MEA NSIL के बीच किन उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहयोग का MOU हुआ? मुनाल नेपाल का था। 10 अगस्त 2024 को MEA और NSIL के बीच किस उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहयोग का MOU हुआ? मुनाल नेपाल। विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहयोग पर सहमति दी। यह दक्षिण एशिया में अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने की पहल है। 20 अगस्त 2024 को भारत और मलेशिया के बीच हस्ताक्षरित MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? 20 अगस्त 2024 को भारत और मलेशिया के बीच हस्तांतरित MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन के सहयोग से। 20 अगस्त 2024 को भारत और मलेशिया के बीच हस्ताक्षरित MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। भारत और मलेशिया के बीच हस्ताक्षरित MOU 20 अगस्त को भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और मलेशिया के पर्यटन मंत्री के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु साइन किया। इसमें उत्पाद सेवाओं का संयुक्त विपणन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मेडिकल टूरिज्म व इको टूरिज्म को बढ़ावा जैसे प्रावधान शामिल हैं। 23 अगस्त 2024 को भारत के DARPG और मलेशिया के पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के बीच हुए MOU का विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं सुशासन सुधार। 23 अगस्त 2024 को भारत के DARPG और मलेशिया के पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के बीच हुए MOU का विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं सुशासन सुधार। 23 अगस्त 2024 को भारत के DARPG और मलेशिया के पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के बीच हुए MOU का विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं सुशासन सुधार। 23 अगस्त 2024 को भारत के DARPG और मलेशिया के पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के बीच हुए MOU का विषय लोक प्रशासन एवं सुशासन सुधार। लोक प्रशासन एवं सुशासन सुधार DARPG मलेशिया के बीच MOU 5 वर्षों 20 अगस्त 2024 से प्रभावी के लिए, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में क्षमता निर्माण, गवर्नेंस से सुधारों पर सहयोग। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत यूक्रेन के बीच निम्न से किस क्षेत्र में दस्तावेज MOU पर हस्ताक्षर हुए? कृषि, खाद्य। 23 अगस्त यूक्रेन के साथ कृषि खाद्य सहयोग। PM की कीव यात्रा के दौरान 4 दस्तावेज हुए। कृषि एवं खाद्य उद्योग सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद नियमन पर MOU, यूक्रेन के लिए HICDP अनुदान ढांचा और 2024 से 2028 सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। कृषि एवं खाद्य उद्योग सहयोग। PM की कीव यात्रा के दौरान 4 दस्तावेज हुए। कृषि एवं खाद्य उद्योग सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद नियमन पर MOU, यूक्रेन के लिए HICDP अनुदान ढांचा और 2024 से 28 सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में भारत के MEITY और सिंगापुर के MTI के बीच साइन MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप।
26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में भारत के मीटवाई और सिंगापुर MTI के बीच साइन अप MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप। सिंगापुर सेमीकंडक्टर स्पष्टीकृत दस्तावेज के अनुसार MOU इसका उद्देश्य जो है ना, चिप डिजाइन, निर्माण, सहयोग, निवेश, कौशल विकास, ये सब है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संदर्भ में 8 अगस्त 2024 को सरकार ने क्या प्रमुख लक्ष्य रेखांकित किया है? सरकार ने लक्ष्य रेखांकित किया है 2026 तक 40% PM10 और PM2.5 में कमी करना 131 शहर में। ये राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम NCAP के संदर्भ में 8 अगस्त 2024 को सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2026 तक 40% PM10 और PM2.5 में कमी करना 131 शहर में। MOEFCC की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार NCAP का फोकस 131 नॉन अटेनमेंट शहरों में PM10 PM2.5 में 2026 तक 40% कमी और वेस्ट टू वेल्थ सहित बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों पर है। 98 क्वेश्चन है। 2024 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने किस नियम के तहत पर्यावरण मुआवजा की संशोधित दिशा निर्देश अधिसूचित किया है? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। अगस्त 2024 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के किस नियम के तहत पर्यावरण मुआवजा की संशोधित दिशा निर्देश सूचित किया है? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। पर्यावरण मंत्रालय ने संसद के उत्तर में स्पष्ट किया कि CPCB ने अगस्त 2024 में PWM नियमों के अंतर्गत पर्यावरण मुआवजा के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए ताकि नियम उल्लंघन पर दंड, क्षतिपूर्ति का ढांचा स्पष्ट हो। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस 2024 पर रक्षा मंत्रालय ने कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य घोषित किया? 15 लाख। स्वतंत्रता दिवस 2024 पर रक्षा मंत्रालय ने 15 लाख। PIB की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 15 लाख पौधे रोपने का ऐलान किया। यह अभियान जन भागीदारी से हरितवातावरण बढ़ाने का प्रयास है। आइडिया फॉर LIFE 2.0 कार्यक्रम 31 अगस्त 2024 को कहाँ, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये मुंबई पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। आइडिया फॉर लाइफ 2.0 कार्यक्रम 31 अगस्त 2024 को कहाँ, किसके द्वारा आयोजित किया गया? मुंबई पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ जन आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु MOEFCC ने 31 अगस्त 2024 को मुंबई में आइडिया फॉर लाइफ 2.0 कॉन्क्लेव प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें नागरिक नवाचार व्यवहार परिवर्तन पर फोकस रहा। तो फिनिश हो गया इस तरीके से अगस्त माह 2024 का क्वेश्चन बैंक।